दैट स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 14 वी ऑल हैव डन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। अभी कुछ ना कुछ न्यू आएगा वो क्वेश्चंस के अंदर। अभी तक हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वी यूज्ड टू बी सेइंग प्रॉब्लम इज अ बैलेंस प्रॉब्लम। अब से शायद वैसा ना हो। तो एक छोटा सा चीज बस, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं दोज आर मेनली यू हैव टू फ्रेम द मैट्रिक्स एंड देन सॉल्व इट। सॉल्विंग के अंदर देर इज नो रॉकेट साइंस। ओके, यू ऑल हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ओके, रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा वो हर क्वेश्चन के ना एंड तक वही रहने वाला है। देयर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स बनाना इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ मैट्रिक्स बनाना इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट जॉब। So I am not basically trying to teach you from now how to solve the question, that you all can solve all the questions from now. लेकिन you have to get the data जिसको you have to solve. That getting data is a bigger problem now. Okay, so let's start. Question number 15 पे आइए please, पढ़िए। To stimulate interest and provide an atmosphere for intellectual discussion, a finance faculty in a management school decides to hold special seminars on 4 contemporary topics: लीजिंग, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट म्यूचुअल फंड, स्वैप्स एंड ऑप्शन। ये सब तुम्हारे वैसे वो एसएफएम के पोर्शन के अंदर है, ऑल्दो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन। आगे पढ़ो। Such seminars should be held once in a week in the afternoon. However, scheduling such seminars, one for each topic and not more than one seminar per afternoon, has to be done carefully so that, ये underline करो, number of students unable to attend is kept at minimum. तो तुमको क्या चाहिए कि कितने लोग attend नहीं कर सकते, that should be kept to the least. ठीक है, so you want non attendance to be minimized. ठीक है, आगे। A careful study indicates the number of students who cannot attend a particular seminar on a specific days. एक सेकंड, ये डेटा क्या है? A careful study indicates that number of students who, क्या लिखा है, cannot attend a particular, एक मिनट, तुमको भी number of students who cannot attend उसको मिनिमाइज करना है, और उन लोगों ने जो डेटा भी दिया है वो भी वही स्टूडेंट्स का है who will not attend। तो कहीं से तुमको उसी डेटा को मिनिमाइज फिर करना है ना। ओके, आगे पढ़ो। A careful study indicates that number of students who cannot attend a particular seminar on a specific day is leasing। अगर मंडे को लीजिंग का लेक्चर रखा, 50 लोग नहीं आएगा। मंडे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लेक्चर रखा, कितने लोग नहीं आएगा? 40। प्राइवेट म्यूचुअल फंड 60, स्वैप्स एंड ऑप्शंस 20। तो ऐसा 5 दिन है, लेकिन लेक्चर्स अपने को कितने रखने हैं? 4। तो कहीं से एक दिन ऐसा होएगा जब भी, तुम लोग आगे बोलो, 5 दिन है लेकिन 4 लेक्चर वो रखने हैं, 1 ऑन एवरी डे। तो एक दिन ऐसा होएगा एंड के अंदर जिस दिन कोई लेक्चर नहीं होएगा ना। ओके, आगे जरा पढ़ो। फाइंड एन ऑप्टिमल शेड्यूल ऑफ द सेमिनार्स, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी मिसिंग एटलीस्ट, क्या लिखा है, 1 सेमिनार। तो चलो ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं। सुनो, यहां पर ना एक चीज तुमको बोलता हूं, मेरे ख्याल से तुम लोग को भी स्ट्राइक होगा, जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा था। ये जो डेटा है तुम्हारे पास, ये जो नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड अ पर्टिकुलर सेमिनार। अगर वो लोग तुमको ऐसा देता ना, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल अटेंड अ पर्टिकुलर सेमिनार, तो फिर ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो जाता, क्योंकि तुमको फिर अटेंडेंस मैक्सिमम चाहिए। तुमको समझा जो मैंने बोला? यहां पर जो नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल, बोलो आगे, नॉट अटेंड, और तुमको भी यही चीज को मिनिमाइज करना है। तो मतलब तुम्हारे पास जो नंबर्स हैं वही परफेक्ट है ना। सपोज अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल अटेंड, तो तुमको फिर क्या चाहिए? यू वांट अटेंडेंस टू बी मैक्सिमाइज्ड, मतलब देन यू विल वांट नॉन अटेंडेंस टू बी मिनिमाइज्ड। अरे तुमको समझ में आता है? दैट टाइम क्वेश्चन विल बी ऑन मैक्सिमाइजेशन, लेकिन अभी क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन मिनिमाइजेशन, क्योंकि असाइनमेंट वैसे भी मिनिमाइज ही करता है, और तुम्हारे पास जो भी डेटा है दोज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल नॉट अटेंड, तो तुमको नॉन अटेंडेंस ही मिनिमाइज चाहिए। ठीक है, लेकिन एक लास्ट चीज मेरे को जरा बोलो, असाइनमेंट इज देयर ऑन 1-to-1 बेसिस। तो आज तक क्या होता था? नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितने लोग थे उतने जॉब्स थे। लेकिन आज इस क्वेश्चन के अंदर कितने दिन हैं? 5। और कैन वी से यहां पर कितने लेक्चर रखने हैं? 4। तो एक दिन ऐसा होएगा जब भी कोई लेक्चर नहीं होएगा,
ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी चीजों के अंदर वी से दैट प्रॉब्लम इज इनबैलेंस्ड, ओके, या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अभी ऐसी प्रॉब्लम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम, एंड हाउ विल यू कन्वर्ट देम इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम वो देख लेते हैं। लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन। लिखो, as number of rows is not equal to number of columns, comma, problem is not a balanced problem. Full stop. Therefore, in such cases, comma, we have to add सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम क्या बोलता हूं, 5 दिन है लेकिन 4 लेक्चर है। प्रॉब्लम हैज टू बी अ बैलेंस प्रॉब्लम होनी, वरना तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकता, तुम्हारा असाइनमेंट का टेक्निक ही नहीं काम करेगा। तो यहां पे ना एक कुछ भी कॉलम का नाम डाल दो, कुछ भी, ओके। लेकिन वो जो कुछ भी है ना, दैट शुड नॉट चेंज योर आंसर। उसका मतलब क्या है, यहां पर एक कुछ भी एक नाम डाल दो, कुछ भी नाम, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहां पर तुमको कुछ ना कुछ वैल्यूज डालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तुम्हारी मर्जी है, कोई भी वैल्यू डाल दो, लेकिन कोई भी वैल्यू यू विल हैव टू पुट सेम वैल्यू एट ऑल द प्लेसेस। क्योंकि बेसिकली मेरे को क्या चाहिए कि यार यहां पर ना 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर कितने दिन है बेटा, 5। अभी 5 दिन है लेकिन 4 लेक्चर है, तो 5वां लेक्चर तुम लोग सोच लो एक हाइपोथेटिकल लेक्चर होएगा, ठीक है। सपोज कॉस्टिंग का होएगा, तो कुछ भी बोलता है, ओके, तो कॉस्टिंग का लेक्चर होएगा, ठीक है। ये एक्चुअल के अंदर कोई लेक्चर ही नहीं है, बस लिखने के लिए वी ऑल आर राइटिंग। कैन वी से अगर ये कोई लेक्चर ही नहीं है, ठीक है, ये कोई लेक्चर ही नहीं है, तो जितने भी लोग अनअटेंड करेंगे, मतलब दोज गाइज हु विल नॉट अटेंड, चाहे वो मंडे को लेक्चर हो या ट्यूसडे को लेक्चर हो या वेडनेसडे को हो या थर्सडे को हो या फ्राइडे को, वो सेम ही रहेगा बेटा, वो हर एक जगह पे। मैं तुमको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं, दुनिया का कोई भी नंबर, तुम्हारा बर्थडे भी, ओके, तुम लोग 5 जगह पर सेम नंबर डाल दो, इट इज ऑल ओके, तुम्हारा आंसर एंड के ना तो वो सेम ही रहेगा। मेरे को सेम नंबर क्यों डालने का है, ताकि असाइनमेंट इज इनडिफरेंट ओवर हियर। चाहे ये वाला चीज इधर असाइन हो, चाहे ये वाला चीज इधर असाइन हो, चाहे ये वाला चीज, चाहे ये वाला चीज, चाहे ये वाला चीज, इधर मेरे को इनडिफरेंट वो रहने का है। अगर इनडिफरेंट वो रहने का है, यू कैन पुट एनी नंबर ओवर हियर व्हाटएवर यू वांट, बट ट्राई टू पुट सेम नंबर, ताकि असाइनमेंट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तुमको समझा? और मेरे को जरा बोलो, अगर तुमको कोई भी नंबर वो डालने का है, सपोज माय लकी नंबर, सपोज 18, कुछ भी, ओके, 18, यू कैन पुट 18 एट बोथ द प्लेस, सॉरी एट ऑल द प्लेसेस। अगर 18 सब जगह पे डाल रहे हो, जरा सोचो, तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता है, रो मिनिमा, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉलम मिनिमा। एक बार मेरे ख्याल से मैंने बोला भी था, इसको इंटरचेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आंसर सेंड के ना वो वही रहेगा। तो जिस दिन मैं कॉलम मिनिमा करेगा, कैन यू से ऑल दीज नंबर्स विल बिकम जीरो ओनली, नो? तुमको समझ में आता है? तो बस इन दैट पर्टिकुलर केस, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑल द बुक्स इन फैक्ट, दे ऑल पुट ओवर हियर व्हाट, जीरो। द मोमेंट यू पुट एनी सेम नंबर ओवर हियर, तुम लोग कोई और नंबर भी वो डालोगे ना, थ्योरेटिकली अगर तुम लोग सेम नंबर ही वो डाल रहे हो, एंड के अंदर इट विल गेट रिड्यूस टू जीरो ओनली, नो? तुमको समझा जो मैंने बोला? इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग कोई भी नंबर इधर डाल दो विच इज सेम एट ऑल द प्लेसेस, बस। इफ यू विल पुट सेम नंबर एट ऑल द प्लेसेस, नो, नाउ यू ऑटोमेटिकली बिकम इनडिफरेंट कि यार मंडे वाला लेक्चर यहां पे रखूं या ट्यूसडे वाला रखूं या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे। तो अगर कोई भी नंबर डालने का है, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू पुट वो जीरो, नो, तुम्हारा काम थोड़ा सा वो जल्दी हो जाएगा। अगर तुम लोग आर्टिकलशिप के लिए नहीं जाते तो उसको कौन सा आर्टिकलशिप बोलते हैं, डमी। तो इस वो कॉलम को वी विल स्टार्ट टू कॉल एज अ डमी कॉलम, ओके। इन दिस केस यहां पर दिस इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू थिंक, अगर मंडे को मैंने डमी लेक्चर रखा
खुद ब खुद जरा सोचो, अनअटेंडेंस कितना होएगा? 0, क्योंकि कोई लेक्चर ही नहीं होएगा, तो अनअटेंडेंस विल आल्सो बी 0 ओनली, नो। ऑल्दो 0 के बदले में इवन इफ यू पुट एनी अदर नंबर, किसी को ट्राई करने का है तो कर भी लेना, बट ट्राई टू पुट सेम नंबर एट ऑल द प्लेसेस, तुम्हारा फाइनल आंसर वो सेम ही रहेगा। ऑल्दो एवरी बुक गिव्स यू एज अ रूल ओनली कि डमी शुड ऑलवेज हैव 0 वैल्यूज। It is not that dummy should have 0 values. Dummy can have any value, but it should be same across for everywhere, ताकि assignment is indifferent between all these numbers. Okay. Although we will be still writing वो 0 only, क्योंकि ICAB ऐसा एक rule वो दे देता है कि dummy should always have वो 0 value, but it can have any value in this world, but it should be same throughout. Okay. तो तुम लोगों ने जो last line वो लिखा था, वो last line क्या था? Problem is unbalanced, therefore in such cases we add a dummy column. Full stop. Dummy column will have 0 values. अब ये कॉपी कर लो तुम लोग। चलो सुनो, अभी इसके बाद स्टार्ट वो हो जाओ, वट एवर वी ऑल हैव डन। स्टेप 1, नाउ इट हैज बिकम अ बैलेंस प्रॉब्लम, तो लिख सकते हो बैलेंस प्रॉब्लम। स्टेप 2, जरा एक बार सोचना, मेरे को बोलो तुम लोग रो मिनिमा के अंदर क्या करते थे? रो के अंदर से जो भी सबसे छोटा नंबर है दैट यू सबट्रैक्ट फ्रॉम द एंटायर रो। जरा सोचो, रो मिनिमा अगर करोगे तो बेटा सेम ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर रो के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। तो रो मिनिमा से कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो क्या करो, रो मिनिमा तुम्हारा सेकंड स्टेप तो है, लेकिन उससे तुम्हारा मैट्रिक्स सेम ही रहेगा, तो इसी के आगे लिख देना स्लैश कॉलम मिनिमा। एक चीज बोलता हूं, मेरे को बस बोल देना कि सर समझ में वो आ गया, आप आगे वो मत ही बोलो। जब भी डमी आएगा तुम्हारा रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा के अंदर से एक स्टेप तो निकल जाएगा। अगर यहां पर अगर सपोज यहां पे 5 कॉलम्स होते और 4 रोज होते, तो फिर मैं डमी इधर ऐड करता, तो फिर तुम्हारा कॉलम मिनिमम वाला स्टेप निकल जाता। तुमको समझ में आता है? तो वो एक एडवांटेज, तो चलो वो हो ही जाएगा तुमको, ठीक है। तो चलो अभी कॉलम मिनिमा के अंदर क्या करता है? सब्ट्रैक्ट द लीस्ट ऑफ द नंबर्स इन ईच कॉलम फ्रॉम द एंटायर कॉलम। तो लीस्ट नंबर कौन सा है बेटा? 10। कोई कैलसी नहीं यूज करेगा। 40, 30, 50, 20, 0, 20 सबसे छोटा है, 20, 10 मैं मुंह में बात करता है। इसके बाद लीस्ट लाइंस बनाओ ताकि यू कैंसल ऑफ ऑल द जीरोस, बट यू हैव टू मेक लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस। मेरे को एक बार तुम लोग हवा में ही वो सोचो, मेरे को बोलो कितना लाइन बनता है। किसी का 5 बन गया तो वो बहुत बड़ा पागल है। कम से कम लाइन वो बनाने का होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइन नहीं बनाने का होता है। तो अगर कम से कम लाइन वो बनाने का है, मेरे को बोलो पहला लाइन किधर बनाया? लास्ट कॉलम में। 5 जीरोस कैंसिल हो गया उससे। उसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट रो उधर अपने पास 3 है ना, ठीक है। उसके बाद सुनो, ऐसे भी लाइन बना सकता है, ऐसे भी लाइन वो बना सकता है। इन एनी केस तुमको 2 लाइन का जरूरत तो पड़ने वाला है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो एक लाइन चलो ऐसे बना दिया, एक लाइन ऐसे बना दिया।
मेरे को बोलो आर मिनिमम लाइन्स इक्वल टू 5? नो। तो अभी हम लोग एक मिनट, हम लोग क्या करेगा, लीस्ट अनकट नंबर ढूंढने का। लीस्ट अनकट नंबर कौन सा है? 10। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द अनकट नंबर्स एंड एड इट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मेरे को बोलो 10 कितनी जगह पर ऐड होएगा, पहले वो बोल दो। 10 कितनी जगह पे ऐड होएगा? 4, 1 2 3 एंड 4, और बाकी जगह पे लेस, और जहां पे सिंगल लाइन है वो वाले नंबर चेंज नहीं होंगे। तो यहां पे लिखो स्टेप 3 एडजस्टिंग 10। 30 10 40 0 0 20 0 20 10 0 10 10 50 0 20 10 0 0 10 0 0 0 0 20 10। फिर से देखो, मिनिमम लाइंस बनाने का ट्राई करो। मेरे को बोलो कितना लाइंस बनेगा? कई लोग का 6 लाइंस भी बनता है, जो लोग सबसे बड़ा पागल रहता है। 5 लाइन ही बनाने का है। यू कैन सिंपली मेक 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस। 5 से ज्यादा तो जरूरत ही नहीं पड़ सकता है। कितना लाइंस बनता है? 4 लाइंस नहीं बनता है क्या? फोर लाइंस बनता है क्या? अच्छा एक पेन, सपोज 4 लाइंस बनता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बनता है, लेकिन सपोज 4 लाइंस बनते हैं और मैंने गलती से 5 लाइन बना दिया। मेरे को बोलो मेरे साथ आगे जाके क्या होएगा? असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा भी नहीं वो सोचते रहने का कोई ऑल्टरनेट वे है या नहीं है। ओके, उसके अंदर अगर कभी वैसा हुआ तो समझ जाना समथिंग यू ऑल हैव डन रॉन्ग। कम एंड ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर अ शॉर्टर वे टू बी मेकिंग 4 लाइंस और नॉट। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से तो 4 लाइन नहीं बन सकता। एक सेकेंड, सबसे पहले ऐसे 4 जीरोज है वो कैंसिल कर देता हूं। 4 जीरोज, 5 जीरोज तो किधर भी नहीं था। उसके बाद 3 जीरो शायद इधर है लास्ट कॉलम के अंदर। उसके बाद 2 जीरोज इधर है। उसके बाद समझ में आ जाएगा these zeros are there on different rows also, they are different columns also। तो अभी तुम लोगों को 2 लाइंस की तो जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर करने के लिए बहुत मजा आती है, मैं वैसे तुमको बोलता है। एक मिनट, तो ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड, नो यहां पे लिख सकते हो एज मिनिमम लाइंस इज इक्वल टू 5, ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड। कॉलम्स और रोज का हेडर्स प्लीज वो दे देना फिर से, क्योंकि अभी तुम लोग असाइनमेंट पर वो पहुंच गए। उसके बाद अपने को फाइनल टेबल भी बनाना है। मेरे को सर आप बोलो, जब आप लोग असाइनमेंट स्टार्ट करते हो, अभी यू स्टार्ट विद दैट रो और दैट कॉलम वेयर देयर आर मैक्सिमम जीरोस के मिनिमम जीरोस?
मिनिमम नो। तो मेरे को बोलो अगर पहला मेरे को बॉक्स किधर मारने का होएगा तो किधर मारूं, कौन सा रो कौन सा कॉलम, कुछ ऐसा बोलो। हैं आई थिंक कॉलम 1 इज द बेस्ट ऑप्शन नो। लीजिंग के अंदर तो बेटा एक ही जगह पर 0 है ना, फ्राइडे, तो पहले वही कर दो। चलो मेरे को बोलो अगर इधर मैंने बॉक्स डाला और कितना जीरोस आप मुझसे कैंसिल करवाओगे, बोलो सब लोग। 2, ये और ये कैंसिल। अच्छा कोई मेरे को ऐसा भी बोल सकता था सर आपने लीजिंग से स्टार्ट किया, मैं तो स्वैप्स ऑन ऑप्शन से स्टार्ट कर सकता था, वहां पर एक ही 0 है, वो कर दो तो क्या जाता है, वो पहले करने वाले थे वो अभी कर दो। ये 0 होएगा तो ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा किधर एक ही 0 है क्या, कॉलम 3 नो, प्राइवेट म्यूचुअल फंड, अभी उधर एक ही ऑप्शन है। ये किया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। मेरे को बोलो इधर ऑल्टरनेट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आता बेटा इधर, यहां पर अभी कॉलम 5 डमी। चलो दिस थिंग इज डन, आगे जरा लिखो देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज डेज लेक्चर नॉन अटेंडेंस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मंडे को कौन सा लेक्चर रखेगा, स्वैप्स ऑप्शंस का। ट्यूसडे को डमी लेक्चर रखेगा, मतलब नो लेक्चर। मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं कि नेक्स्ट ट्यूसडे देयर इज नो लेक्चर, ओके। आगे वेडनेसडे पीएम, फिर प्राइवेट म्यूचुअल फंड, लीजिंग। पिक अप द नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स, 20, 20, ये भी 20 है और लीजिंग वाला 10। अच्छा एक छोटा सा चीज, एक्चुअली अगर लास्ट पार्ट वो देखोगे ना, मेरे ख्याल से आईसीएसई ना वो गलती वो हो गई। फाइंड ऑप्टिमल शेड्यूल ऑफ द सेमिनार्स, दिस इज ऑप्टिमल शेड्यूल ऑफ द सेमिनार्स। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी मिसिंग, क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 सेमिनार। अच्छा तुमको ये चीज समझ में आएगा, 70 इज नॉन अटेंडेंस, इट इज नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तुमको समझा क्यों? एग्जाम्पल, अभी मंडे को 20 लोग नहीं आएगा, ठीक है, वेडनेसडे को 20 लोग नहीं आएगा, लेकिन तुमको समझ में आएगा 20 लोग के अंदर से यहां पे भी एक बच्चा हो सकता है जो यहां पर भी होएगा। तुमको समझा मैं क्या बोला? यहां पे ये जो 70 है ना, अज्यूमिंग इफ सपोज आई ट्राई टू अज्यूम दैट ईच स्टूडेंट कैन ओनली अटेंड 1 लेक्चर, और इसका इनडायरेक्ट मतलब ईच पर्सन कैन ओनली मिस 1 लेक्चर बिकॉज ही कैन ओनली अटेंड 1 लेक्चर। तो देन 70 विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी मिसिंग 1 लेक्चर। तुमको समझा जो मैं बोला? सम के ना जरा देखो क्या लिखा हुआ है एक बार। ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी मिसिंग एटलीस्ट 1 सेमिनार। फ्रैंकली दिस 70 इज नॉट द आंसर टू दैट। ऐसे नहीं लिखा है 70 इज द आंसर टू इट, 70 इज नॉट द आंसर फॉर इट। तुमको समझा क्यों? बेटा ये जो सारे लोग हैं वो कोई एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है ना, तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो मंडे को भी नहीं आएगा, आगे बोलो, जो वेडनेसडे को भी ना आए, तो ऐसे केसेस के अंदर दिस थिंग विल रिड्यूस टू 69 नो। अरे तुमको समझ में आता है?
So this 70 is the answer to that question, but provided you assume that one student, आगे बोलो, can only attend one lecture or can only miss one lecture. तो अगर ये 20 लोग, ये 20 और ये 10 अलग अलग लोग हैं, then 70 will represent number of students. तुमको समझा जो मैंने बोला? तो in any particular case, this answer is under that particular assumption. ठीक है, चलो, this question is over. एक छोटा सा चीज, अभी एक बार क्वेश्चन खत्म हो गया तो शायद तुमको वो चीज समझ में आएगा जो मैं शुरू के अंदर वो बोल रहा था. देखो, 5 दिन है, 4 लेक्चर वो रखने का है, तो तुमको 5th कॉलम ऐसा बनाना है ताकि असाइनमेंट ओनली ट्राइज टू प्ले बिटवीन दीज ऑप्शंस. Assignment will only try to play between these options when your 5th column has the same number everywhere. तुम लोग रिएक्ट करो. In this particular case, अगर 5th कॉलम के अंदर हर जगह पर सेम नंबर होएगा तो जरा सोचो, असाइनमेंट के लॉजिक के हिसाब से इट विल बी इनडिफरेंट विच लेक्चर इज टू बी केप्ट ओवर हियर. नो, यहां पे चाहे कोई भी लेक्चर हो, इन एनी केस हम लोगों ने इधर सेम नंबर ही डाला है, तो असाइनमेंट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू थिंक यार इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अपने को वही चाहिए ना कि इसका फर्क भी ना पड़े. अपने को क्या चाहिए? जो बाकी है उसका फर्क पड़ना चाहिए. सी, यू हैव टू ट्राई टू प्ले बिटवीन कॉम्बिनेशंस ओवर हियर. नो, यू डोंट हैव टू ट्राई टू प्ले विद कॉम्बिनेशंस ओवर हियर. नो, तो यहां वाला चीज इमटेरियल कभी हो जाएगा व्हेन यू विल ट्राई टू पुट सेम नंबर्स. नो, तुम लोग को समझ में आता है? तो तुम लोग इधर दुनिया का कोई भी नंबर डाल सकता था, ऑल्दो हर आदमी वो 0 ही डालता है, दैट्स ओके, बट इवन इफ यू पुट से नंबर 5, बट पुट नंबर 5 एट ऑल द प्लेसेस, तुम्हारा फाइनल आंसर हम लोग का सेम ही रहेगा, क्योंकि जो मर्जी नंबर डालो, एज लॉन्ग एज दीज नंबर्स आर सेम. नो, इन दैट पर्टिकुलर केस अल्टीमेटली इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अच्छा सुनो, ये वाला जो काम है तुम्हारा वो हो गया. आई एम नॉट सेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा, लेकिन तुम लोग मेरे को आइडियाज दो कि what you can do. जरा ध्यान से सुनना. सपोज यहां पे 3 लोग हैं ABC, सपोज यहां पे 3 जॉब्स है J1, J2, J3. ठीक है, 5, 6, 2, 1, 8, 9 से उसके बाद 10, 11 से 4. ठीक है, मैंने कुछ भी नंबर्स डाला है. ठीक है, अगर सपोज तुमको ये बोलूं 1 person can only do 1 job, कैन यू से इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यू ट्राई टू मिनिमाइज इट, तुम लोगों से हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि ना जॉब 4 हो गए, ठीक है, जॉब 4 हो गए, ठीक है, लेकिन बंदे कितने हैं? 3. तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि ना इन दिस पर्टिकुलर केस जो बंदा ए है, ठीक है, एक मिनट मेरे को जरा बोलो जॉब्स कितने हो गए बेटा? ठीक है, सो देयरफॉर दीज आर द नंबर ऑफ जॉब्स. ठीक है, तो बट देन देयर आर कितना पीपल? देयर आर 3 पीपल. ठीक है, तो अभी मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड कर लिया है कि यार अगर 4 जॉब्स हो गए और अभी अगर 3 ही लोग हैं ABC, ठीक है, तो हम लोग ना यहां पर क्या कर देगा, वी विल टेल इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो जॉब 4 है ना, ये जो जॉब 4 है, A, B and C, दीज आर कितना पीपल? मेरे को लास्ट टाइम बोलो कितना पीपल? 3. तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड वो कर लिया है कि ना नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस out of ABC anybody can take 2 jobs. तुमको समझा मेरा क्वेश्चन? इन दिस पर्टिकुलर केस कितने जॉब्स हो गए पहले मेरे को वो बोलो? 4. यहां पर कितने लोग हैं? 3. तो अभी अगर वो सोचोगे 4 जॉब्स लेकिन 3 लोग, तो अगर सपोज मैंने ए वाला बंदे को जॉब J1 दिया, ठीक है, ही विल बी टेकिंग कितना आवर्स यार? 5 आवर्स. अगर मैंने उसको J2 जॉब दिया, ही विल बी टेकिंग कितना आवर्स? 6 आवर्स. अगर मैंने यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे ए वाले बंदे को यहां पर मैंने जॉब 3 दिया, ही विल बी टेकिंग कितना आवर्स? 2 आवर्स. सपोज यहां पे मैं कुछ और नंबर्स अभी वो डाल देता हूं. अगर उसको J4 मैंने दिया, सपोज ही विल बी टेकिंग से 1 आवर, उसके बाद से 2 आवर्स से 3 आवर्स. मैं कुछ भी नंबर्स डाल रहा हूं. ठीक है, अभी पहले मेरे को जरा बोलो कितने लोग हो गए बेटा? अभी कितने लोग हैं? 3. और यहां पर कितने जॉब्स हैं? 4. ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, अपने को 4 जॉब तो कंप्लीटेड ही चाहिए. ठीक है, जो मर्जी हो जाए कि 4 जॉब तो होने चाहिए, और उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या बोल दिया है? फर्स्ट चीज, चलो मैं इजी ऑप्शन से वो स्टार्ट करता हूं कि जो बंदा ए है ना, ही कैन टेक 2 जॉब्स.
तुमको समझा जो मैंने बोला? बंदा ए कैन टेक 2 जॉब्स। मेरे को बोलो अगर ऐसा सिचुएशन होएगा, तुम लोग इस मैट्रिक्स को अभी कैसे चेंज करोगे? असाइनमेंट वर्क्स ऑन 1-to-1 बेसिस, ठीक है? कितने लोग हैं बेटा? 3। कितने जॉब्स हैं? 4। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जो बंदा ए है ना, जो ए वाला बंदा है, नाउ ही कैन टेक 2 जॉब्स। तो मेरे को बोलो मैं इस मैट्रिक्स को कैसे चेंज करूं? बोलो मेरे को। मैं एक और बार इधर ए लिख देता हूं, 5, 6, 2 and 1। तुमको समझा? तो ऑटोमेटिकली नाउ ए विल गेट असाइन 2 टाइम्स ना यार, तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि बी गाय कैन टेक 2 जॉब्स, तो यहां पे फिर बी का डेटा लिख दो। सी गाय कैन टेक 2 जॉब्स, तो इधर, समझा? लेकिन अब सबसे टफ क्वेश्चन, अभी तुम लोग मेरे को वो एडवाइस देना। मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि तुम्हारी मर्जी, एवरी पर्सन कैन टेक 2 जॉब्स, एवरी पर्सन कैन टेक 2 जॉब्स। लेकिन मेरे को जरा बोलो जॉब कितने हैं? अगर हर एक बंदा 2 जॉब्स वो ले लेगा, ठीक है, तो टोटली कितने जॉब्स वो लगेंगे? 6। लेकिन आपके पास जॉब्स कितने हैं? 4। मेरे को बोलो तब तुम लोग इस मैट्रिक्स को कैसे चेंज करोगे? कोई एक इंटेलिजेंट बंदा अभी आंसर दो मेरे को। मैं मैट्रिक्स के साथ क्या करूं? तुम लोग बोला करो, रिकॉर्डिंग होएगा तो भी चलेगा, तुम लोग बात कर सकते हैं। बोलो इफ एवरी पर्सन कैन टेक 2 जॉब्स, ओके, मैं इस मैट्रिक्स को कैसे चेंज करूं? पहले मेरे को वो तुम लोग बताओ। मैं यहां पे ए एक और बार लिखूंगा, आगे बोलो। बी एक और बार लिखूंगा, आगे बोलो। सी एक और बार। यही जो मैट्रिक्स है ना, 5, 6, 2, 1, 1, 8, 1, 2, 10, 11, 4 और 3, ये मैं फिर से लिखेगा। और उसके बाद आगे बोलो, मेरे को 2 डमी कॉलम तो वो डालना पड़ेगा। तुमको समझ में आता है? फिर उसके बाद सम सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना, असाइनमेंट वर्क्स फॉर 1-to-1 बेसिस। बट अगर कभी ऐसा है दैट 1 person can take more than 2 jobs, you write that person का डेटा twice, no? तो ऑटोमेटिकली he will get 2 jobs, no? तुमको समझ में आ गया? तो याद रखना, तुम्हारा मैट्रिक्स बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैट्रिक्स बनाते बनाते यू शुड हैव सेंस। सॉल्व करने के अंदर देयर इज नथिंग ग्रेट। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर क्या हो जाएगा? जॉब 5 विल बी अ डमी जॉब, जॉब 6 विल बी अ डमी जॉब। तो यहां पे हर जगह पर क्या आ जाएगा? 0 0 0 0, यहां पर 0 0 0 0 वगैरह। जिन दो लोगों को J5 और J6 असाइन होएगा, सपोज B को असाइन हुआ, मैं एग्जांपल दे रहे हैं, और C को असाइन हुआ, उसका मतलब क्या है फिर? कि A को 2 जॉब्स आएगा, B और C को एक ही जॉब आएगा। समझ में आता है? लेकिन ऐसे केसेस के अंदर तुमको एक और सिचुएशन दे सकता हूं, ऐसे वो नहीं तो वो पूछेगा। ऐसे केस के अंदर कई बार क्या हो सकता है कि A कोई 2 जॉब्स आ जाए, आगे बोलो, बी कोई 2 जॉब्स आ जाए और सी को आप लोग लात मार देगा, ऐसा भी हो सकता है। तुमको समझ में आता है? तो देयर माइट बी अ कंडीशन दैट आईसीए माइट इंपोज की, लाइक एवरी पर्सन शुड एटलीस्ट गेट 1 जॉब। अगर वैसा सिचुएशन आए, वी विल सी व्हाट इज टू बी डन। मैं अभी और चीजें तो वो बोल ही नहीं रहा हूं। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। A departmental store agency runs 5 stores located in different parts of Greater Bombay. Each store is administered by a manager appointed by the agency. The manager resides in different parts of the city. Agency reimburses the car travel expenses incurred by the managers in commuting to the work from their residence to the stores to which they are assigned. The basis of reimbursement is as follows: a fixed sum of 300 per month for repairs and maintenance, a variable amount at the rate of 1.6 per kilometer of travel incurred during the month. All stores work for 25 days in a month. The distance in kilometers from manager's residence to the stores is displayed in the following matrix. Stores distance in kilometers, manager M1, M2, M3, M4, M5. तो M1 मैनेजर के लिए स्टोर 1 बेटा कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। स्टोर 2 कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। स्टोर 3 12। ऐसा तुमको 5 मैनेजर्स दिया हुआ है, 5 स्टोर्स दिया हुआ है, ठीक है? रिक्वायर्ड पार्ट पे आओ। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द मैनेजर्स टू द स्टोर सो दैट monthly expenditure to be incurred by the agency on car travel of managers is minimum. Calculate this expenditure.
कैन यू से वो एक्सपेंडिचर तभी सबसे मिनिमम हो जाएगा जब डिस्टेंस भी सबसे कम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोग पार्ट बी पढ़ो और मेरे को आइडिया देना कि तुम लोग मैट्रिक्स के अंदर क्या करोगे। पार्ट बी सब लोग वो बराबर पढ़ो। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट यू विल डू आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड ऑप्टिमल असाइनमेंट। मैनेजर M1, देखो अभी अपनी वो दुख भरी कहानी तो वो सुनाएगा, पढ़ो। मैनेजर M1 रिक्वेस्ट द एजेंसी टू असाइन हिम S1 which is closest to his residence। देख सकते हो बेटा M1 मैनेजर के लिए सबसे पास कौन सा स्टोर था? S1 नो, तो वो क्या बोलता है मेरे को S1 ही चाहिए, ठीक है तेरे को दे देंगे। आगे उसने वो रीजन भी दिया हुआ है which is closest to his residence as he has been medically advised not to take long journeys। if the agency agrees to his request how should the present assignments be changed and how much extra will it cost to the agency। मेरे को जरा बोलो जब भी तुम लोग पार्ट 2 करोगे तो एक चीज फिक्स हो चुका है कि M1 to S1 तो पक्का है, ठीक है। मेरे को बोलो जब भी तुम लोग पार्ट 2 सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 5x5 मैट्रिक्स विल बिकम 4x4 मैट्रिक्स। समझ में आता है? तो मैं जब भी पार्ट 2 सॉल्व करेगा ना M1 का पूरा कॉलम ही निकाल, सॉरी M1 का पूरा रो ही निकाल डालेगा, S1 का पूरा कॉलम ही निकाल डालेगा क्योंकि दैट असाइनमेंट इज फिक्स्ड एंड देन 5x5 बिकम्स 4x4। समझ में आता है? अच्छा मेरे को एक चीज का आंसर हो पहले दे दो। मेरे को बोलो व्हेन विल पार्ट बी का आंसर कम सेम एज पार्ट ए ओनली। जब आपके पार्ट 1 के अंदर असाइनमेंट के अंदर ही M1 S1 था तभी फिर एक्चुअली तो आपको पार्ट 2 भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऑप्टिमल असाइनमेंट के अंदर M1 S1 ही आ रहा था तभी तो उसको वो रोने की भी जरूरत नहीं है ना, तब तो उसको वो वैसे भी वो S1 ही आ रहा था ना यार। ओके लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन के ना वैसा नहीं होएगा तो दैट्स व्हाई दोस गाइस हैव आस्क्ड यू पार्ट 2। ठीक है लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड। डमी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम लोग अभी स्टार्ट हो जाओ, देयर इज नथिंग फॉर मी टू बी सेइंग, जस्ट स्टार्ट। तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम वो करता है। एंड के अंदर तुम्हारा मेरा जो असाइनमेंट होएगा वो सेम ही होएगा। बोर्ड पे मत देखना मैं लाइंस वो कैसे बनाता है, लाइंस जैसे मर्जी हो, एंड के अंदर आंसर सेम ही आते हैं।
बोर्ड पे नहीं देखोगे तो अच्छा रहेगा. यू डू इट फॉर योरसेल्फ. इन एंड योर एंड माय असाइनमेंट हैज टू बी सेम ओनली. आप लोग का एंड के अंदर जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी लाइंस बनाओ, तुम्हारा असाइनमेंट यही आना चाहिए. ठीक है. अभी इसके हिसाब से ना अपने को यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सामने अपने को ना कॉस्ट का डेटा दिया है. एक बार जरा प्लीज वो पढ़ लो. पार्ट ए, फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द मैनेजर्स टू द स्टोर सो दैट मंथली एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द एजेंसी ऑन कार ट्रैवल्स ऑफ मैनेजर्स इज मिनिमम. कैलकुलेट दिस एक्सपेंडिचर. तो चलो ठीक है, सुनो. हर एक बंदे को आप लोग फिक्स्ड अमाउंट कितने रुपीस का वो दे देते हैं पर मंथ? 300. तो 5 मैनेजर तो है ना, तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट 300 इंटू 5, 1500 प्लस अपना वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, मेरे को एक बार जरा सोच के बोलना, तुम लोग एक मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, तो मेरे को जरा बोलना किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करूं. एक तो जो वेरिएबल कॉस्ट है जरा चेक करो. हम लोग हर एक बंदे को 1.6 दे देते हैं पर किलोमीटर ट्रैवल. ठीक है. मेरे को जरा बोलो यहां पर, चलो 51 किलोमीटर्स मैंने तुमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया. 51 किलोमीटर्स आगे मेरे हिसाब से 3 चीजों से मल्टीप्लाई करना है टू अराइव एट द आंसर. मेरे को 3 चीजें बोलो. 51 इंटू, सबसे पहले मैं 2 कर देता हूं, क्योंकि दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द मैनेजर टू द स्टोर्स. जाएगा, रात को घर आएगा ना बेचारा वापस. ओके, सो इंटू 2. आगे बोलो इंटू 25 days in a month, no? This will be total kilometers into 1.60. कितना आ जाता है ये? 4080. $5580 will be the total cost. पार्ट मी मैं तुमको दूं, तुम लोग को खत्म करेगा? कोई बोलो यस सर. चलो ठीक है, तो लिखो पार्ट बी. राइट ऑन. M1 will be assigned to S1. Full stop. Therefore, now the assignment to be done is only of 4 managers to 4 stores.
तो अभी आप लोग ये वाला मैट्रिक्स कॉपी करो, 4x4 का वो मैट्रिक्स है, फटाफट सॉल्व करना। बस एक लास्ट चीज सुन लो पहले, जब भी लास्ट स्टेटमेंट बनाओगे तो यहां पे 4 मैनेजर्स मत लिखना, आगे बोलो 5 मैनेजर ही लिखना, और M1 को कंपल्सरी, पहले ऑलरेडी क्या आ चुका है S1। ऑब्वियसली समझ में आएगा, यहां पे कॉस्ट विल बी हायर ओनली देन दिस पर्टिकुलर थिंग। कॉस्ट निकाल लेना, एंड के ना एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल के बस बता देना, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करो, खत्म करो। In 10 minutes you finish it off.
ये क्या आता है इधर? S3, S2, S4, S5। सैमसंग के फोनों का नंबर है बाई गॉड ये। हाँ 52। एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे ख्याल से 80 रुपीज़ का आ जाएगा। ऑल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए प्लीज। एन इंजीनियरिंग वर्कशॉप हैज 5 lads of different models in it, मतलब 5 machines here. Each lad is operated by an operator. Because of differences in experience had due to work and lad performance, the weekly output of standard component to be turned by lads differ depending on operator lad combination. The data given below. Each finished component is worth 15. Worth 15 मतलब will give you a profit of 15. आगे नेक्स्ट पेज। लैद वीकली आउटपुट इन यूनिट्स। अगर ऑपरेटर ए को लैद 1 पे डाला, मतलब मशीन 1 पे डाला, वो 27 यूनिट्स का आउटपुट देगा इन अ वीक। L2 में डाला तो 30, L3 में डाला तो 30। ऐसे यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। Required A, determine how should the operators be assigned to the lads so as to maximize the total weekly production. So sum is on maximization. ठीक है। Part B, if during a particular week operator C will not be available for work, how does this affect the weekly output and profits? Which lad will have to be kept idle this week? चलो मेरे को शुरू से एक आइडिया तो दो। पार्ट ए के अंदर तो 5 लोग हैं, 5 मशीन है, तो काम हो गया। मेरे को बोलो जब भी पार्ट बी करेगा तभी कौन सा ऑपरेटर बेचारा तो वो बीमार पड़ गया? सी। तो अभी मेरे ख्याल से 4 ऑपरेटर हो जाएंगे, 5 मशीन हो जाएगी, तो कहीं से एक मशीन तो ऑपरेट ही नहीं होएगा। तो तभी तुम लोग वो वाला सम सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? एक डमी क्या कॉलम के रो आ जाएगा ना, तो सी के बदले में 1 डमी विल स्टार्ट टू कम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट टू सॉल्व इट। प्लीज याद रखना सम इज ऑन मैक्सिमाइजेशन नॉट ऑन मिनिमाइजेशन। ठीक है, लिखो जरा प्लीज पार्ट ए। चलो लिखो मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। एक मिनट, इससे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करने का, तो अपने को यहां पे क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड। इसी मैट्रिक्स के साथ अगर आप खेलोगे यू विल गेट लीस्ट प्रॉफिट, यू वांट हाईएस्ट प्रॉफिट।
अच्छा एक मिनट, मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट ईच नंबर, बोलो फ्रॉम हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर बेटा कौन सा है, देखो देखो दिखाई देगा 16 नो, फ्रॉम हाईएस्ट नंबर दैट इज 60। स्टार्ट करो अभी तुम लोग, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, कॉलम मिनिमा तक तो पहुंचो। इनको एक बार बस जरा बता देना, कॉलम मिनिमा के बाद कितना लाइंस बनाता है तुम लोग।
बेटा इधर कौन सा नंबर था? 1 था। मेरे लाइंस के हिसाब से मैं नंबर 2 एडजस्ट करता है, आप लोग अपने के हिसाब से देख लेना।
हमारा असाइनमेंट जो है वो ये आ जाएगा बेटा। टोटल कितना आता बेटा? प्लीज फाइनल आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स से उठाने का प्लीज, जो हाईएस्ट आउटपुट है। प्रॉफिट कितना आता है? 3375। हो गया बेटा तुम्हारा? सुनो अभी ना पार्ट बी के लिए आई एम गिविंग वन लाइन, देन यू ऑल कैन स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो वहां पे ऑपरेटर सी नहीं है, तो ऑपरेटर सी के बदले में वहां पर क्या आ जाएगा? डमी। तुम लोग डमी को सी के बदले में डाल लो या फिर वो नीचे डाल लो, उन पोजीशंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ऑल योर थिंग्स रिमेन सेम ओनली। ओके, तो यू ऑल राइट डाउन, पार्ट ए हो चुका है, लिखिए पार्ट बी। लिखो, इफ ऑपरेटर सी इज नॉट अवेलेबल, comma, in the original matrix we will be left with 4 operators and 5 lads. Full stop. To compensate that, comma, we add a dummy row. नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग देना मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। ऑपरेटर ए बी, मेरे को बोलो डमी तो मैं बी के नीचे डालूं कि एंड में डालूं, जो तुम लोग बोलोगे। नीचे, ठीक है, तो फिर यहां पे डी ई, यहां पे डमी लिख रहा हूं। This is matrix to be maximized. You convert it into matrix to be minimized. So subtract all numbers from the highest number.
थोड़े से मैथ्स के अंदर वो बुरे हो तो पिछली मैट्रिक्स से ही बहुत चीज़ें कॉपी कर सकते हो। एक बार ज़रा सोच लेना, तुम्हारा रो मिनिमा के बाद कॉलम मिनिमा करोगे तो सेम ही रहेगा वो, तो उसके बाद फिर डायरेक्टली लाइंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना लाइंस बनेगा बेटा, 2 ही लाइन बनेगा। कौन सा नंबर एडजस्ट करता है? 6, 18, 15, 15, 0, 0, 32, 26, 19, 11, 3, 0, 0, 0, 4, 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 30, 24, 20, 2, 2, 3 लाइन बनता है ना इसके बाद। कौन सा नंबर एडजस्ट कर रहे हो? 9। मेरी लाइंस के हिसाब से चलो मैं 9 एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग अपने लाइंस के हिसाब से देख लेना।
किधर बेटा? इधर। ये 27 है। क्यों 1 सब ट्रैक किया था ना? कौन सा वाला नंबर? ये वाला नंबर? हाँ, ये 33 है क्या? यू शुड बी केयरफुल। दिस इज 33, तो फिर ये नंबर 27 आता है, ये 26 आता है ना फिर, और फिर ये 20 आ जाएगा, करेक्ट नो? ये कितना आ जाएगा फिर? 20 आ जाएगा ना? भुला दिया तुम लोगों ने। कौन सा नंबर एडजस्ट होता है? 9 ना, तो ये 17। अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा? 13। ये कितना आ जाएगा? 5। 18। तुम्हारा मेरा नंबर अलग अलग हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइन कैसे बनाते हो। 3 14 माइनस 6 8। एक मिनट। यहाँ भी लिखता हूँ यार, एडजस्टिंग नंबर 9। सो 9 6 6 0 0 26 माइनस 9 कितना आता है? 17 10। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 0। 24 माइनस 9 कितना आता है? 15 20 12। This is 0 0 2 0 2 0 11 14 minus 9 5 0 0 0 9 15। अच्छा, तो अभी लाइंस बनाएंगे, तो 1 2 3 4 लाइंस ही बनता है ना? तो एडजस्टिंग, कौन सा नंबर एडजस्ट होता है? 5। वन 5 लाइंस बन जाएगा ना अभी?
चलो उसके बाद असाइनमेंट पे आ जाते हैं। अभी अगर थोड़ा सा टाइम बचाना है क्योंकि इट इज़ अ रेपिटेटिव प्रोसेस, वो नहीं ये लास्ट जब ये एक बार ऑप्टिमैलिटी आ जाए इधर ही असाइनमेंट कर दोगे तो भी यार वो चली जाएगा। डजंट मैटर, व्हाई टू मेक द मैट्रिक्स वंस मोर, नो। दिस इज फर्स्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, थर्ड ये कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ ये कैंसिल हो जाएगा, फिफ्थ। क्या हुआ? टोटल कितना आता है? तो ये असाइनमेंट नहीं है तुम्हारा? ऑपरेटर, उसके बाद लैद, आउटपुट, ए बी डी ई। तो ए को, ये कौन सा था यार, L4 असाइन होता है, बी को L5 असाइन होता है, डी को L3 असाइन हो रहा है, बराबर ही था पहले भी। L2 को ई को L2 असाइन होता है। अच्छा उसमें ठीक है, क्या कार्टून है तुम लोग। चलो आउटपुट ए L4 45, उसके बाद बी L5 57, डी L3 45, ई L2 39, टोटल 186। प्रॉफिट 186 इंटू 15 कितना आता है? 2790। एक मिनट, कौन सा मशीन आइडल रहने वाला है? L1, ये वाला ना। सी नहीं बोलने का, सी बंदा तो था ही नहीं, मशीन वॉज टू बी आइडल। L1 will be idle. ऑल डन एवरीबॉडी? चलो ठीक है, लास्ट पे आते हैं, पढ़ी क्वेश्चन नंबर 18। An aircraft carrier has 5 aircrafts which he uses to carry bulk freight for a single customer. These crafts are presently located, means these aircrafts are presently located at different sites A, B, C, D, E. अभी ध्यान से पढ़ना, एक चीज अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट करो कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। On a particular day, he has received orders from 4 factories for goods transport. ठीक है? These factories are at different locations, P, Q, R, and S. The carrier will assign an aircraft to the factory, fly unloaded from the present location to the factory location,
and then after loading, flying loaded from factory location to the destination of the goods. Data on cost of transportation distances to be flown etc. are shown in the following table. तो करंटली एयरक्राफ्ट जो है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट लोकेशन ए पे है. अगर वो लोकेशन ए से पी पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना है? 25. ठीक है. अभी इन दिस पर्टिकुलर केस ए से वो पी में जाएगा, 25 है. मेरे ख्याल से ना वो जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है आगे यूनिट्स नहीं होना चाहिए, वो किलोमीटर्स होना चाहिए. तो वो जो यूनिट्स है ना, प्लीज आप उसको तो वो किलोमीटर्स को कर लो. अच्छा, तो इन दिस पर्टिकुलर केस वो जो ए है अगर वो पी पे जाएगा तो डिस्टेंस इज 25. बी से अगर पी पे जाएगा डिस्टेंस इज 33. सी से जाएगा, डी से जाएगा, ई से जाएगा. मैं थोड़ी देर में ये चीज वो एक्सप्लेन भी वो कर देता हूं. कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग अनलोडेड इज 20 MU पर यूनिट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग लोडेड इज 35 MU पर यूनिट. ठीक है. डिटर्मिन द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द फैक्ट्रीज एंड द ओवरऑल कॉस्ट. विच क्राफ्ट विल रिमेन अनयूज्ड. चलो ठीक है, सुनो एक बार तुम लोग जरा सम पढ़ो, फिर तुमको एक डायग्राम के थ्रू वो एक्सप्लेन करता हूं ताकि वी ऑल कैन सॉल्व इट. वो पढ़ो जरा वो एक बार. सुनो, यहां पे ना 3 चीजें हैं. करंटली प्लेन किधर है? साइट पे. यहां से वो किधर जाएगा बेटा? फैक्ट्री से. यहां से यहां तक ऑब्वियसली वो अनलोडेड जाएगा. ठीक है. तो करंटली आपका जो प्लेन है वो साइट पे है, वहां से वो फैक्ट्री पे जाएगा, वो अनलोडेड जाएगा. एक बार फैक्ट्री पे पहुंच गया, वहां से वो गुड्स लोड करेगा और उसके बाद वो किधर चला जाएगा? डेस्टिनेशन पे, जो सम के अंदर वो लिखा हुआ है. ठीक है. एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं. अगर प्लेन ए जो आपका फर्स्ट वाला प्लेन है, सपोज वो साइट ए पर है. ठीक है. वो यहां से अगर फैक्ट्री नंबर पी पे जाएगा तो मेरे को पहले जरा बोलो कितना किलोमीटर वो फ्लाई करेगा? 25 किलोमीटर. ठीक है. अभी एक बार वो यहां पर चला गया, फिर उसके बाद यहां पर वो सामान लोड कर लेगा. ठीक है. और उसके बाद इन दैट पर्टिकुलर केस वो डेस्टिनेशन के लिए वो निकल जाएगा. अभी समझ में आएगा तुमको. ये वाला जो डिस्टेंस है वो मैट्रिक्स के अंदर है 25 किलोमीटर. उसके बाद पी से जब वो डेस्टिनेशन पे जाएगा, जरा देखो वहां पर मेरे को जरा बोलो कि नंबर कितना है बेटा? 26. और तुमको ये चीज समझ में आएगा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो हर जगह पर सेम ही रहेगा. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर एयरक्राफ्ट ए के बदले में, मतलब ये जो आपका फर्स्ट वाला जो क्राफ्ट था वो साइट ए पे था, वहां से पी पे जाएगा 25 किलोमीटर, फिर पी से सामान लेके 26 किलोमीटर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा. अगर ए के बदले में तुम्हारा प्लेन बी साइड पर भी होता ना, तुमको ये चीज समझ में आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये प्लेन ही अलग जगह पर है. ठीक है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस जरा चेक करो, आपका जो डिस्टेंस है कितना किलोमीटर है? 33. लेकिन एक बार ये यहां पर चला गया, उसके बाद तो उसको डेस्टिनेशन पर ही जाना है ना. तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस जो तुम्हारा है बेटा, ये तो 26 किलोमीटर ही रहेगा ना. तुमको समझ में आता है? क्योंकि एक बार प्लेन पी लोकेशन पर वो पहुंच गया, उसके बाद इट हैज टू ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन. वो ए बी सी डी ई में से प्लेन जहां मर्जी हो, वहां से पी तक का डिफरेंस जो डिस्टेंस है कुड बी डिफरेंट. लेकिन एक बार प्लेन पी पर पहुंच गया, फिर उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है टू द डेस्टिनेशन वो तो सेम ही है. तो आपको जरा याद रखना, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है. तुमको समझा?
तुमको जो भी करना है वो यहीं पे करना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग विल मैटर। तो पहले मेरे को जरा तुम लोग एक सिंपल चीज बोलो, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो आप लोग सॉल्व करोगे इज ऑफ 6/4 के 5/4? 5/4। मेरे को बोलो लास्ट वाला रो मैं इग्नोर करूंगा, क्यों? उसके अंदर मेरे को कुछ मिनिमाइज वगैरह नहीं करना है, वो वाला डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है ना तुम्हारा। इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला चीज तो अपना बाद में एड अप वो हो ही जाएगा। तुम लोग बेसिकली क्या सोच रहा होगा कि मैं कौन सी साइट से चीजें फैक्ट्री को भेजूं। मेरे को बोलो फैक्ट्रीज कितने हैं? 4। और तुम्हारे साइट्स कितने हैं? 5। तो तुमको ये चीज समझ में आएगा, एक एयरक्राफ्ट तो अनयूज वो रहने वाला है, ठीक है। तुम्हारे पास 5 एयरक्राफ्ट थे एट ABCDE, लेकिन ओनली 4 प्लेन्स विल बी फ्लाइंग नो टुडे इन दैट पर्टिकुलर केस। तुमको क्या साइन वो करने का है कि यार कौन सा प्लेन कौन सी फैक्ट्री में जाए। एक बार फैक्ट्री में पहुंच गया, आगे टू द डेस्टिनेशन तो वो वाला काम तो फिक्स्ड ही है ना तुम्हारा। एग्जाम्पल मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने सपोज ए प्लेन अगर मैंने क्यू पे भेजा, अगर मैंने ए प्लेन क्यू में भेजा, मेरे को बोलो डिस्टेंस कितना होएगा? 28। उसके बाद क्यू से जब वो डेस्टिनेशन पर जाएगा, ओके, वो वाला डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है ना, वो 25, उसके ने थोड़ी कुछ अलॉट करने का है। तुमको समझ में आ गया? तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर हियर टू असाइन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये तो तुम्हारा फिक्स्ड पार्ट ही है, ठीक है। तुम लोग एक काम जरा करो, तुम लोग ना ऐसा बस एक चीज वो बना लो, साइट अनलोडेड, फैक्ट्री पर पहुंचा, उसके बाद यहां पर लोड होके फिर वो डेस्टिनेशन के लिए तो वो निकल जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी योर डेस्टिनेशन। और यहां पे एक बार लिख ही लेना, नो असाइनमेंट टू बी डन। असाइनमेंट जो करना है वो यहां पर करना है। तो लिखो मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड। PQRS, और एक यहां पे डमी अभी साथ में वो डाल ही दो, ABCDE। मेरे को बोलो ये मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन? मिनिमाइजेशन। तो डायरेक्टली अभी इसी मैट्रिक्स के साथ खेल सकते हो। आई थिंक रो मिनिमा के बाद चीजें तो सेम ही रहने वाली है ना, तो आप लोग डायरेक्टली फिर वो कॉलम मिनिमा पर जा सकते हो। स्टेप 1 हम लोगों ने प्रॉब्लम को बैलेंस कर दिया है। स्टेप 2 रो मिनिमा करेगा, आंसर सेम ही रहेगा, तो कॉलम मिनिमा पर चले जाते हैं। 17, 8, 16, 22, 5, 0, 4, 28, 29,
16. एक बार मैट्रिक्स चेक कर लेना। कितना लाइंस बनाता है इधर? मैं एक लाइन ऐसे बनाता है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो सभी लोगों ने वही किया रहेगा। सेकंड, थर्ड में लास्ट लाइन ऐसे बना रहा है, तो एडजस्ट कौन सा नंबर एडजस्ट होएगा? मेरे हिसाब से 3, आप लोग अपने हिसाब से देख लो। 5 6 6 0 0 13 13 0 7 0 5 9 0 17 3 0 0 2 19 3 1 7 8 0 0 2 3 4 1 एडजस्ट हो जाएगा अभी मेरे मैट्रिक्स के हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लो। 4 5 6 0 0 12 12 0 7 0 4 8 0 7 3 0 0 3 20 4
कितना 80? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तो दो. विच प्लेन एट विच साइट विल नॉट फ्लाई ओनली बी? नो, क्योंकि वो डमी को असाइन हुआ. तो यहां पे ना पहले उसका आंसर वो लिख लिख दो. क्राफ्ट ऑन साइट बी विल नॉट फ्लाई. अच्छा, लेकिन सुनो, एक तो तुम्हारा कॉस्ट ये है. उन लोगों ने क्या बोला यार, एक कॉस्ट तो निकाल दो. अभी तक जो आंसर वो निकाला है ना बेटा, ये क्या है? किलोमीटर्स. ओके, तो अभी नेक्स्ट लाइन पे इसके बाद जरा लिख के रखो कॉस्ट. अच्छा, एक मिनट. यहां से यहां तक हम लोगों ने असाइनमेंट कर दिया है, करेक्ट? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? 83 किलोमीटर्स. तो यहां पे आप लोग जरा लिख के रखो, ये अनलोडेड कॉस्ट है, ठीक है? तो यहां पे वो लिख देना अनलोडेड कॉस्ट. $83 किलोमीटर्स इंटू 20. अच्छा, ये जो 20 शायद ये होगा ना, दिस मस्ट बी से कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फ्लाइंग और समथिंग. ओके, सो 83 इंटू 20, ये आंसर बताओ पहले मेरे को. 1660. लेकिन इसके बाद एक और कॉस्ट आ जाएगा, कौन सा? लोडेड कॉस्ट. अच्छा, जो आपका लोडेड कॉस्ट है मेरे ख्याल से वो तो फिक्स्ड ही है ना तुम्हारा. ओके, तो वहां पे देख लो, एक 26 किलोमीटर्स है, एक 25 किलोमीटर्स है, एक 30 किलोमीटर्स है और एक 22 किलोमीटर्स है इंटू 35. कितना आता है ये? 305 टोटल 5265.